तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए, पिछले एपिसोड हमने देखा था कि जीवयान फॉर्मेशन एरे में पहुंच गया था, ठीक है, और इन लोगों कार्बनिक फ्लेम को अलग करने का उन लोगों का प्रयास चालू हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होने वाला है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विशाल संरचना के बीच ओरिजिन एनर्जी का प्रज्वलन हुआ और परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई किरणें सब कुछ नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हुई। जीवयान विशाल संरचना के केंद्र में था और उसने विशाल ओरिजिन एनर्जी को अपने शरीर पर प्रहार करने दिया। उसका हार्ट पानी की तरह स्थिर था और उसकी स्पिरिचुअल पावर विलीन हो गई, जिससे वह फाइव एम्परस फ्लेम्स को पूर्णतः नियंत्रित कर रहा था। उनके सिर के ऊपर 5 फायर ड्रैगन द्वारा ब्लैक फ्लेम्स कसकर बधी हुई थी, मानो कोई डेमन किंग जंजीरों में जकड़ा हो। उनसे एक भयानक ऑरा निकल रही थी, जिससे फायर ड्रैगन्स लगातार बिलाव कर रहे थे। उन्हें जो भी पीड़ा हो रही थी वह बिना किसी अपवाद के जीवयान को स्थानांतरित हो रही थी। उसकी त्वचा भी फटी हुई प्रतीत हो रही थी, जो नेदरवर्ल्ड कार्मिक फ्लेम की शक्ति को दर्शाती थी। डेंग चेंगयुआन का चेहरा गंभीर था। पिछले कुछ दिनों से वह वहीं सीधा और स्थिर खड़ा था। उसके सामने विशाल एरे फॉर्मेशन में अनगिनत एरे पैटर्न्स लगातार प्रवाहित हो रहे थे, और उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी थी वह जीवयान से कम नहीं थी। सेनलुओ कार्मिक फ्लेम में एरे पैटर्न्स डालने के बाहरी प्रतिघात ने उसे एक डिवाइन वेरिएबल होने के बावजूद घाव से भर दिया था। उसकी लकड़ी की भुजा पर स्पष्ट दरारें दिखाई देने लगी थी। इस स्थान के भीतर वे दोनों असहनीय पीड़ा सहन कर रहे थे, केवल बादलों के छटने और सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहरी दुनिया में युआन रोंग स्वाभाविक रूप से मेडिसिन एम्परर से बचता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं न हो। कई दिनों तक छिपने के बाद भी जब डिंग जियू वापस नहीं लौटा और जियोयान और डिंग चिंगयान भी लंबे समय से दिखाई नहीं दिए, तो वह बेहद ऊब गया और अंततः सावधानी से मेडिसिन एम्परर से बात की। जियोयान आपको एल्डर कहता है, इसलिए मैं भी आपको एल्डर ही कहूंगा। क्या आप मुझे 9 डिसेबल के बारे में बता सकते हैं? दूर से मेडिसिन एम्परर को देखते हुए युआन रोंग ने धीमी आवाज में कहा। तायांग माउंटेन से लौटने के बाद से ही वह 9 डिसेबल के बारे में काफी उत्सुक था। वह डिंग चेंगयान से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह जियोयान के साथ किसी प्रकार की सेनलुओ कार्मिक फ्लेम के कल्टीवेशन में व्यस्त था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेडिसिन एम्परर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, युआन रोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि 9 डिसेबल ग्रेट वर्ल्ड में तबाही मचाने वाला है, और फिर उस व्यक्ति ने जियोयान से कहा कि वह सबकी रक्षा करे, भले ही इसका मतलब अपनी जान कुर्बान करना हो। युआन रोंग ने भौहें चढ़ाई। उसका गोल-मटोल चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। यह सुनकर मेडिसिन एम्परर की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उन्होंने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया और फिर गंभीर स्वर में कहा, वह व्यक्ति सही कह रहा है। जियोयान पर ह्यूमन रेस की रक्षा करने का भारी दायित्व है। ह्यूमन रेस की रक्षा करने के बजाय यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह संपूर्ण ग्रेट वर्ल्ड के सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करता है, जिसमें ह्यूमन रेस, बीस्ट रेस और आप जैसे स्पिरिचुअल मेडिसिन भी शामिल हैं। क्यों? युआन रोंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऐसा वाक्य पहली बार सुना था, क्योंकि 9 डिसेबल्स इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और इसे अपना खिलौना बनाना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें नहीं रोकता तो हम सब मर जाएंगे। मेडिसिन एम्परर ने धैर्यपूर्वक युआन रोंग से बात की। तो क्या इसका मतलब यह है कि जियोयान उन्हें रोकने और हमें मरने से बचाने के लिए खुद मर जाएगा? क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? युआन रोंग हगलाते हुए बोला। उसका छोटा सा चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। वह मौत से कैसे नहीं डर सकता? आखिर वह भी इंसान ही है। लेकिन अगर वह इस दुनिया में हर चीज की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार और साथियों की रक्षा करता है, तो वह डरेगा नहीं। मेडिसिन एम्परर की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। उनके पास इस युवक पर विश्वास करने का कारण था, जो उन्हीं के कॉन्टिनेंट से आया था। उनके साथियों में मैं भी शामिल हूँ। युआन रोंग कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। बेशक इसमें तुम भी शामिल हो,
शामिल हो डिंग चिंगयुआन और तुम्हारे बारे डिंग चिंगयुआन बेशक इसमें तुम भी शामिल हो डिंग चिंगयुआन और तुम और बाकी सभी लोग। मिडसन एम्परर ने हल्की सी मुस्कान दी। उनके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह हमारी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगा। युआन रोंग ने अपना सिर उठाया, कुछ बुदबुदाया। मिडसन एम्परर के फीके मुस्कुराते चेहरे को देखा और थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर मुड़कर चला गया। युआन रोंग को जाते हुए देखकर मिडसन एम्परर की मुस्कान अपरिवर्तित रही। ऐसा लग रहा था मानो वह छोटा सा लड़का अपनी खुद की योजनाएं बना रहा हो। जियांगयू के जाने से मिडल रीजन में अस्थायी शांति का दौर आया। हालांकि तीनों डायनेस्टीज गुप्त रूप से एक दूसरे से लड़ रहे थे, फिर भी सतही तौर पर सेंट्रल रीजन स्थिर बना रहा। उस लगभग दम घोटने वाले व्यक्तित्व के जाने के बाद सेंट्रल रीजन में कई प्रतिभाशाली लोग अपनी हार की भावनाओं से उबर गए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। साथ ही उन्होंने अगली बार जियांगयू को हराने और शर्म को मिटाने का संकल्प लिया। लगभग आधा साल पलक झपकते ही बीत गया और शांतिपूर्ण दिन चुपचाप बिखर गए। बूम! जुआनलान डायनेस्टी के ऊपर एक ऐसी प्रचंड ध्वनि गूंजी जिसने लगभग पूरे सेंट्रल रीजन को हिला दिया और तुरंत ही असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। सभी दिशाओं से निगाहें उस विशाल स्पाटियल रिफ्ट को देखकर, जो लगभग 10 लाख मील तक फैली हुई थी, स्पेस में प्रकट हुई। सभी लोग बेहद चौंक गए और आश्चर्य से विस्मय व्यक्त करने लगे। वे यहाँ हैं। झोंगटियान डायनेस्टी के भीतर थर्ड प्रिंस ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए हुए मंडप से बाहर कदम रखा। यह झोंगटियान कैपिटल का सबसे ऊंचा मंडप था, जहां से लगभग हाफ कैपिटल का नजारा देखा जा सकता था। शहर के बाहर लीजियांग प्लेन्स को काटती हुई एक तेज तलवार की तरह लग रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी गोद में समाई हुई हो। डोमर लॉर्ड टॉम आखिरकार खुल गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतने वर्षों से तैयारी कर रहा था। अंदर सब कुछ मेरा है। मैं अंदर जाकर सेंट रीलम बनूंगा। जियांगयू, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। जैसे ही उसने जुआनलान डायनेस्टी की ओर देखा, थर्ड प्रिंस की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और अंततः कुछ हद तक क्रूर भी हो गई। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। कुछ हलचल हो रही है। वापस जाने का समय आ गया है। जियोयान, मुझे देखने दो कि पिछले 6 महीनों में तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है। होली हैमर रीजन के बीच के एक विशाल पर्वत पर जियांगयू ने अचानक अपनी आंखें खोली, व्यंग किया और अचानक खड़ा हो गया, जिससे पूरा पर्वत कांप उठा। सेंट्रल रीजन की यही दिशा है। स्टार डोमेन के आकाश में लहरदार पर्वतों की श्रृंखला के बीच जियो जुआन का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे से हंसा और खुद से बुदबुदाया, जियोयान मेरे जूनियर, क्या तुम ठीक हो? मिडल रीजन, ताइयांग माउंटेन, एंशियंट एम्परर का चेहरा गंभीर था। उन्हें जुआनलान डायनेस्टी के ऊपर 10 लाख मील तक फैली एक विशाल दरार दिखाई दे रही थी, जिसके भीतर अनंत स्पाटियल स्टॉर्म्स उठ रहे थे। डोमन लॉर्ड का टॉम खुलने ही वाला था और लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे। वे कम से कम हेवनली वनरेबल रीलम तक पहुंच जाएंगे। यह कहा जा सकता है कि यह ग्रेट वर्ल्ड के प्रतिभाशाली लोगों के सेंट रीलम बनने की लड़ाई थी। उस सुनसान वीरान इलाके में हजारों मील तक फैले बंजर और शांत भूभाग में एक आवाज गूंजी, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सका। जब कोई व्यक्ति पहले सेंट रीलम बन जाएगा तो दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। देखते हैं यह किस तरह का महान युग होगा। एरे रीजन के भीतर मिडसन एम्परर ने जुआनलांग डायनेस्टी की दिशा से अपनी दृष्टि हटा ली। उन्होंने आश्चर्य से दूर स्पेस की ओर देखा। एक क्षण के लिए मौन रहे और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोले, हो गया। 5 डायरेक्शन एरे फॉर्मेशन के ऊपर प्रचंड ब्लैक फ्लेम की एक हल्की सी लकीर धीरे धीरे उठी और
फाइव फायर ड्रैगन धीरे धीरे उसके चारों ओर उछलने लगे। पहले की तुलना में ब्लैक फ्लेम में अब वह भयानक ऑरा नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। काम हो गया। जियोयान ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सिर उठाया। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। बीते 6 महीने उसके लिए सहनीय थे। सेनलुओ कार्मिक फ्लेम को अलग करना उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बारबेरियन गॉड आई की कृपा के बावजूद भी उसके भी बारबेरियन गॉड आई की कृपा के बावजूद भी सेलुओ कार्मिक फ्लेम की शीतलता को दूर करना कठिन था। यह बात उसने स्पष्ट रूप से महसूस की थी। फाइव एम्पर फ्लेम्स लगभग उसके नियंत्रण से बाहर थी। अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ना होती तो शायद वह अब तक फाइव डायरेक्शन एरे फॉर्मेशन का बलिदान के एरे फॉर्मेशन में मर चुका होता। यह हो चुका है। डिंग चिंगयुआन की कर्कश आवाज गहरी थकान से भरी हुई सुनाई दी। विशाल ओरिजिन कुई के बीच उसकी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। जियुआन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और जब उसकी नजर डिंग चिंगयुआन की बाह पर पड़ी तो वह अचंभित रह गया। डिंग चिंगयुआन की लकड़ी की भुजा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, मानो वह अत्यधिक दबाव सहन करने में असमर्थ हो। उसकी खाली आसीनें हिल रही थी जिससे जियुआन दर से पलके झपकाने लगा। सीनियर, आपका हाथ। डेंग चेंगयुआन की दुर्बलता देखकर जियुआन को गहरा अपराध बोध और पछतावा हुआ। डेंग चेंगयुआन की हैसियत को देखते हुए अगर वह सचमुच अपनी बाह दोबारा उगाना चाहता तो सेंट्रल डोमेन में उसकी मदद करने के लिए कई एल्केमिस्ट मौजूद होते, लेकिन उसकी बाह की जगह लकड़ी की बाह लगाई लगा दी गई थी, जिसका कोई न कोई कारण और विशेष महत्व जरूर रहा होगा। अब जब डिंग चेंगयुआन की बाह चकनाचूर हो चुकी थी तो संभवतः वह कभी वापस नहीं उग पाएगी। यह जियुआन के लिए एक बड़ा सदमा था। अगर यह टूटा हुआ है तो यह टूटा हुआ है। डिंग चेंगयुआन शांत रहा। उसके फटे होठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। नेदरवर्ल्ड फ्लेम को अलग कर पाना जीवन भर गर्व करने लायक बात है। इस नेदरवर्ल्ड फ्लेम की शक्ति मेरी कल्पना से परे है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा। जियान की आंखों में अपराध बोध देखकर डिंग चिंगयुआन ने विषय बदलने की पहल की, मानो टूटू ही बांह पर उस पर कोई असर ना पड़ा हो। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। जियान ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द कहा। क्या आप इसे यही खाने का क्या आप इसे यही ग्रहण करने का इरादा रखते हैं? डिंग चिंगयुआन ने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाई और धीरे से कहा, नहीं, यहाँ नहीं, कोई और जगह है। जियुआन ने गहरी सांस ली, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अपने हाथ के एक इशारे से फाइव इंपीरियल फ्लेम्स आकाश में थी जो एक पिंजरे में बदल गई जिसमें सेनलुओ कार्मिक फ्लेम कैद हो गई। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है तो आसानी से इसकी सील ना तोड़ें, अन्यथा बहुत अधिक संभावना है कि यह आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। सेनलुओ कार्विंग फ्लेम की सतह पर बने एरे पैटर्न पर एक नजर डालने के बाद डिंग चिंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसे सेनलुओ कार्विंग फ्लेम की शक्ति भली भांति याद थी। एम्परर फ्लेम्स में 6 रैंक पर आने वाली इस शक्ति में ऐसी ताकत थी जो उसके रोंगटे खड़ी कर देती थी। जियोयान ने भारी मन से सिर हिलाया। 5 एम्परर फ्लेम से घिरे हुए उसने सेनलुओ कार्मिक फ्लेम को अपने शरीर में समाहित कर लिया और वह अस्थायी रूप से सेनलुओ कार्मिक फ्लेम को अपने भीतर ही रखेगा। और एक बार जब वह डोमेन लॉर्ड टॉम में पहुंचकर डोमेन लॉर्ड की धर्मा स्टैचू को पुरस्कृत कर लेगा तो वह मुहर तोड़कर उसे ग्रहण करने का प्रयास कर सकता था। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। जब जियोयान ने सेनलुओ युहाओ फ्लेम को अपने शरीर में सुरक्षित रूप से समाहित कर लिया तो डेंग चेंगयुआन ने एक कमजोर सी मुस्कान बिखेरी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाने लगा मानो जमीन पर गिरने ही वाला हो। जियोयान आगे बढ़ा और डिंग चेंगयुआन को उठाने में मदद की। डेंग चेंगयुआन ने जियोयान का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से हाथ हिलाया और एरे रीजन धीरे धीरे गायब हो गया। जियोयान स्पेस में ऊर्जा के प्रवाह पर लगातार नजर रखे मेडिसिन एम्परर ने सबसे पहले उन दोनों को देखा। वे तेजी से आगे बढ़े और डिंग चेंगयुआन का पीला चेहरा देखकर भौं चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ सीनियर मेडिसिन एम्परर? आपका रेनकारेशन हो गया, यह तो अद्भुत है। डिंग चेंगयुआन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, मेडिसिन एम्परर की ओर देखा, हल्के से हंसा और असहज रूप से खांसते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। कम से कम मैं नेदरवर्ल्ड कार्मिक फ्लेम को अलग करने में कामयाब रहा। आपका हाथ। डेंग चेंगयुआन की खाली आस्तीन को पकड़ते देख
मेडिसिन एम्परर का चेहरा खेद से भर गया। अपनी पैनी नजर से वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि डेंग चिंगयुआन की बाह को दोबारा नहीं जा सकता था। मास्टर डिंग चिंगयुआन, क्या आप ठीक हैं? युआन रोंग अचानक कहीं से प्रकट हुआ और घबराकर दौड़ता हुआ आया। जब उसने डिंग चिंगयुआन की खाली आसीन देखी तो वह लगभग रोने ही वाला था। तुम मरने वाले नहीं हो तो फिर क्यों रो रहे हो? डिंग चिंगयुआन मुस्कुराया। उसकी निगाहें अचानक इधर उधर घूमी और उसने गहरी आवाज में कहा, जियोयान, क्या तुम इसी का इंतजार कर रहे थे? जियोयान की निगाहें गंभीर थी। उन्होंने जुआनलान डायनेस्टी की दिशा में देखा, मानो उन्होंने स्पेस की परतों को भेद कर वाइड में प्रकट हुए लाखों मील लंबी स्पार्टी लिफ्ट को देख लिया हो। डोमेलॉट टॉम टॉम खोल दिया गया है। जियोयान लगभग अपने दांत पीस रहा था, जिसका मतलब था कि डी कून ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। आगे बढ़ो। डी कून मतलब ना एम्परर कून, ठीक है। जियोयान से उठते हुए डिंग चिंगयुआन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, जियोयान ने सिर हिलाया। उसकी मुट्ठी इतनी कसकर भीजी हुई थी कि उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में धंस गए थे। डोमेलॉट टॉर्म उसके लिए बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ था। डेंग चेंगयुआन ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। तुम अकेले जा रहे हो? मेडिसिन एम्परर ने गहरी आवाज में कहा। जियोयान को सिर हिलाते देख वह केवल आंख भरकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, शायद अब मेरी शक्ति को आप गंभीरता से नहीं ले सकते। जियोयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इस बात से इनकार नहीं किया। हालांकि मेडिसिन एम्परर की शक्ति वाइट सेंट्रियलम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार वाइट सेंट्रियलम भी शायद कुछ नहीं होंगे। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? जब जियोयान जाने ही वाला था तो डिंग चिंगयुआन अचानक गंभीर भाव से बोला। वह जानता था कि जियोयान शायद वहां सेंट्रियलम बनने जा रहा है, लेकिन सेंट्रियलम पर हार्ड फ्लेम रिफाइनमेंट को पार करना इतना आसान नहीं था। हाँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। जियोयान रुका और धीरे से बोला। फिर उसने अपना पैर दोबारा उठाया और एरर रीजन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी, जियोयान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। युआन रोंग अचानक गंभीर चेहरे के साथ बोला। जियोयान के कुछ बोलने से पहले ही वह उसके कंधे पर कूद पड़ा। उसी क्षण वह मुट्ठी भर गोल मटोल बच्चे में बदल गया, सिसकते हुए, और जियोयान के कंधे में लिपट कर नीचे उतरने से इनकार कर रहा था। अच्छा, कुछ कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियोयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर बिना किसी झिझक के बाहर निकल गया और मेडिसिन एम्परर और डिंग चेंगयुआन की दृष्टि से ओझल हो गया। जुआनलान डायनेस्टी के पास एंशियंट फैन नामक होली आर्टिफैक्ट है। लुओकांग डायनेस्टी और झोंगकियान डायनेस्टी की तुलना में जुआनलान डायनेस्टी की नींव अधिक मजबूत है। यह डायनेस्टी विशाल और संसाधनों से समृद्ध है और इसने कई प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। रॉयल फैमिली स्वाभाविक रूप से डायनेस्टी के प्रतिभाशाली लोगों के प्रति उदार है और उन्हें अपने उपयोग के लिए भर्ती करने का हर संभव प्रयास करता है, चाहे वह साधना संसाधन हो या और कोई चीजें। वे उन्हें सब कुछ प्रदान करते थे जिससे कई प्रतिभाशाली लोगों की वफादारी हासिल होती थी। जब अन्य दो ग्रेट डायनेस्टीज के बारे में कहा जाता है तो कहा जाता है कि उनमें हर जगह प्रतिभाशाली लोग थे, वहीं जुआनलान डायनेस्टी एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिभाशाली लोग प्रचुर मात्रा में एकत्रित होते हैं, जो एक ऐसा लाभ है जिसकी बराबरी अन्य दो ग्रेट डायनेस्टी नहीं कर सकते। जुआनलान डायनेस्टी के ऊपर लाखों मील तक फैले स्पार्टियन रिफ्ट लगातार टूटते रहे, जिससे एक भयानक स्पार्टियन स्वार्म उठा और हजारों मील के दायरे में फैले स्पेस को एक फॉरबिडन जोन में बदल दिया। इस रीजन के भीतर का अंतरिक्ष लगातार ढहता और बिखरता रहा और पूरी तरह से खुलने तक डोमेलॉट के टॉम को पूरी तरह से खुलने तक किसी ने भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का साहस नहीं किया। स्पार्टियन रिफ्ट के प्रकट होने का प्रभाव सबसे पहले जुआनलांग डायनेस्टी पर पड़ा। कई वर्षों से सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने वाले ओल्ड एम्परर गहरे महल से बाहर निकले। वाइड में लगातार कांप रही स्पार्टी रिफ्ट को देखा और गुप्त रूप से डानिश के कई सबसे शक्तिशाली लोगों से संवाद किया। यह लाखों वर्ष पूर्व एक डोमेन लॉर्ड का टॉम है। मेरे जुआनलांग डायनेस्टी के रीजन में इसका प्रकट होना हमारे डायनेस्टी के लिए एक अवसर है। मैं एम्परर से इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध करता हूँ। कई सुप्रीम एक्सपर्ट में से कुछ ने स्वाभाविक रूप से इस स्पार्टी रिफ्ट के मूल कारण को पहचान लिया और तुरंत गंभीर स्वर में बोलने लगे। सेंट्रल रीजन के लॉर्ड के मृत्यु के बाद गार्जियंस ने एक
गार्जियंस ने एक क्षेत्र को उनकी समाधि के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें गहरे वाइड में दफना दिया। लाखों वर्ष में क्षेत्र की सख्त छीण होती गई और इसके भीतर छिपे अनगिनत खजाने दुनिया के सामने प्रकट होंगे। यह एक सुप्रीम सेंट की समाधि है। सेंट्रल रीजन का लॉर्ड अत्यंत शक्तिशाली थे। 10 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने 9 डिसेबल्स में से कुछ को कैद करने के लिए एक एंशिएंट इंपीरियल वेपन का प्रयोग किया था। किंवदंती के अनुसार वे गहन रहस्यों के लगभग शिखर पर पहुंच गए थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई चीजें अकल्पनीय थीं। अपने पीछे खड़े लोगों के सुझाव सुनकर एम्परर जुआनलॉन्ग की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ क्षण बाद उनका ड्रैगन रोब लहराया और उनकी गहरी आवाज गूंजी, होली आर्टिफैक्ट को बुलाओ। डोमेन लॉर्ड टॉम पर बाहरी लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए। एम्परर, आप बुद्धिमान हैं। झोंगटियान डायनेस्टी, मैंने अपने पिता को सूचित कर दिया है कि झोंगटियान डायनेस्टी डोमेन लॉर्ड के टॉम को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रॉयल फैमिली के एल्डर सदस्यों ने होली आर्टिफैक्ट रेडिएंट हेवन सील को बाहर लाने पर सहमति व्यक्त की है। यह युद्ध हमारे राजवंश के लिए भविष्य से संबंधित है। मैं लॉर्ड वेन से पूर्ण सहयोग का अनुरोध करता हूँ। थर्ड प्रिंस पीठ पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उनका चेहरा ठंडा और गंभीर था और उनके बगल में एक लंबा सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा शांत था, लेकिन उनके चारों ओर उमड़ रही एनर्जी अत्यंत तीव्र थी। वह स्पष्ट रूप से डायनेस्टी के एक गार्जियन थे जो वाइड सेंट रीलम के 8वें या 9वें स्टेज पर पहुंच चुके थे। थर्ड प्रिंस के पास दूरदर्शिता की अपार क्षमता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सफेद बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। उन्हें अपने बगल में बैठे युवक पर पूरा भरोसा था, जिसने कई साल पहले ही चुपके से तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने जो योजना बनाई थी वह दूसरों की कल्पना से परे थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आश्वासन पाकर थर्ड प्रिंस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे अपनी आस्तीनों को कसने लगे। जो कुछ भी उन्होंने खोया था वह डोमेन लॉर्ड टॉम से वापस ले लेंगे। डोमेन लॉर्ड टॉम के प्रकट होने से न केवल पूरे सेंट्रल रीजन में हलचल मच गई, बल्कि अन्य डोमेन्स के कई शक्तिशाली लोगों का ध्यान भी इस ओर आया। एक पल के सदमे के बाद अनगिनत लोग पागलों की तरह जुआनलान डायनेस्टी की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन हर कोई अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह आने वाले बड़े बदलाव से जुड़ा हुआ है। जुआनलान डायनेस्टी के कई शक्तिशाली व्यक्ति सबसे पहले पहुंचे। स्पार्टियल स्टॉर्म के प्रकोप के कारण सभी एक दूसरे को दूर से ही देखते रह गए। जिनकी शक्ति अपर्याप्त थी वे हजारों मील दूर रहे और पास आने का साहस नहीं कर पाए। जो लोग स्पार्टियल रिफ्ट के 1000 मील के दायरे में खड़े हो सकते थे वे कम से कम हेवनली मनरेबल रीलम के थे। यह चीज आखिर है क्या? भीड़ में से काले ऊनी वस्त्र पहने एक युवक आगे बढ़ा। जुआनलान डायनेस्टी के सबसे पहले पहुंचने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों में से उसकी ताकत विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, जिसने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। यह लू क्लैन का होली सन लू क्यू है। जियांगी से पराजित होने के बाद भी वह इतना अहंकारी है। किसी ने धीरे से हंसा, लेकिन सबने उसे स्पष्ट रूप से सुना। काले वस्त्र पहने युवक ने भौहें चढ़ा ली। जियांग्यू सेंट्रल रीजन में आया था और वहां के कई प्रतिभाशाली लोगों को हराकर उन्हें भीड़ के बीच हंसी का पात्र बना दिया था। यह एक ऐसे लॉर्ड की कब्र है जिसे 10 लाख पहले वाइड में दफना दिया गया था। दूसरी ओर गोल्डन वस्त्र पहने एक युवक उदासीन भाव से बाहर निकला। वह युवक आकर्षक था और उसमें उच्च पदस्थ व्यक्ति का आभास था। प्रिंस वांगदाओ और ऑफ सेंसेस एक बार फिर जियांग्यू से पराजित सेनापति है। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि इन प्रतिभाशाली लोगों को जुआनलान डायनेस्टी से बहुत समर्थन मिला था, जिससे स्वाभाविक रूप से कुछ लोग नाराज हो गए और वे केवल इस मामले का मजाक उड़ा सकते थे। डोमेन लॉर्ड का ताम, क्या इसके भीतर कोई बड़ा अवसर छिपा हो सकता है? लू कुई ने कुछ तुच्छ लोगों के उपहास को नजरअंदाज करते हुए आश्चर्य और प्रसन्नता से सन वांग दाओ की ओर देखा और कहा कि वे दोनों जुआनलान डायनेस्टी में कई बार मिल चुके थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। यह शानदार अवसर आम लोगों को नहीं मिलता। आप जूनियर लोग जाकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। सन वांग दाओ के कुछ बोलने से पहले ही दूर का अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया और एक ठंडी हंसी के साथ हरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला, जिससे आसपास के लोग आश्चर्य से कांपने लगे। सेक्ट लीडर
ई तिंग युआन, क्या आप अब और संयम नहीं रख सकते? लू कुई की आंखों में एक ठंडी चमक को दी और उसने गहरी आवाज में कहा, हरे वस्त्र में प्रकट हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम ई तियांग युआन है। वे जुआन लुओ सेक्ट के लीडर हैं। वे कई वर्षों से एकांतवास में हैं और व्हाइट सैंड रिलम के स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुझे इतनी जल्दी उनके आने की उम्मीद नहीं थी। रॉयल फैमिली आया है, मैं कैसे नहीं आ सकता? ये तियांग युआन ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ दूर तक देखा। सबने उसकी नजर का अनुसरण किया और दूर क्षितिज में 4 ब्लैक ड्रैगन्स जैसे ड्रेमन्स द्वारा खींचा जा रहा एक सुनहरा वार चैरियोट आकाश में गर्जना करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये सभी ब्लैक ड्रैगन जैसे डेमंस एंशिएंट और अनोखी बीस्ट स्पीसीज थे, जिनमें अपार शक्ति थी, मानो कोई